चीनी और आटा ये जो महंगा हुआ है हमारी कोताही है। कौन किस तरह के तबकों ने फायदा उठाया इससे, इन सारों का हमें पता चलता जा रहा है। ये मेरा आपसे वादा है, को किसी को छोड़ेंगे नहीं। जो इस मसनूई महंगाई का जिम्मेदार है उसको इसकी कड़ी सजा दी जाएगी। हमारी हुकूमत जिसका कि बुनियादी मकसद ही यही है कि हमने आके तब्दीलियां लानी है, उन माफियाज को बेनकाब करना है जिसने मुल्क के खजाने को भी नुकसान पहुंचाया। 2018 दिसंबर से लेके अगस्त 2019 तक का एक साइकिल है शुगर प्राइस इंक्रीज का, जो तकरीबन 33% प्राइस हाइक हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। वैसे अजीब सी बात है कि आज हुकूमत पीटीआई के लोग बड़े खुश हैं और आज के दिन को वो तारीखी दिन करार दे रहे हैं, क्योंकि बकौल पीटीआई के वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज साबित कर दिया कि जो जो आवाम को लूटेगा वो उसका नाम और उनके सारे काम आवाम के सामने लाए जाएंगे। इसी तरह अपोजिशन भी बड़ी खुश है। अपोजिशन कह रही है कि जिन्होंने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, यानी चीनी बरामद करने की इजाज़त दी, जिसकी वजह से मसनूई किल्लत पैदा हुई और उसके रेट्स बढ़ गए, आज की इस रिपोर्ट में अय्यां हो गया कि माफिया कौन है, पैसे कमाने वाले कौन हैं। कोई कहता है कि एटीएम्स हैं, कोई कहता है कि फाइनेंसर्स हैं, कोई कहता है कि पिलर्स हैं। हम ये भी देख रहे हैं, खुद बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब कह रहे थे कि 2018 दिसंबर से लेके अगस्त 2019 तक चीनी की कीमत बढ़ती रही, चीनी की कीमत भी बढ़ती रही और एक्सपोर्ट भी जारी रही। तो भाई हुकूमत तो आप हैं, आप ही ने तो एक्सपोर्ट रोकनी थी ताकि चीनी की कीमत स्टेबल रहे, नीचे आए। ये भी एक एंगल है। फिर अपोजिशन के हवाले से भी बताया गया कि ओमनी ग्रुप की भी मिलें थीं और सिंध हुकूमत ओमनी ग्रुप को भी सपोर्ट करती रही। शरीफ फैमिली की भी मिल थी और उसमें से थोड़ी चीनी गई, लेकिन ओवरऑल इम्प्लीकेट कौन हुआ? हुकूमत के बड़े बड़े लोग भी इम्प्लीकेट हुए। आज हम बात करेंगे इस मौजू पर इस एंगल से कि ये इसकी इम्प्लीकेशंस क्या बन रही हैं, क्योंकि रिपोर्ट की टेक्निकलिटीज़ पे, निटी-ग्रिटीज़ पे तो बहुत सारी बात उस वक्त से लेके अब तक हो चुकी। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब, रुकन कौमी असम्बली और पीटीआई के तर्जमानों में से हैं। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपने वक्त दिया। हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब ने, साबिक गवर्नर बलूचिस्तान, साबिक वफाकी वजीर, नून लीग से ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने वक्त निकाला। सेनेटर सईद गनी साहब पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं, सूबाई वजीर हैं सिंध के। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने वक्त दिया। अब्बासी साहब, ये शिबली फराज साहब वजीर इत्तलात हैं, आपकी हुकूमत के वो तर्जमान हैं, वो कह रहे थे हमने आज माफियाज को बेनकाब कर दिया है और जिन लोगों के नाम सामने आए उनमें जनाब जहांगीर खान तरीन साहब का नाम है, खुसरो बख्तियार साहब के भाई का नाम आ गया, काफ लीग वालों के नाम आ गए। आप वाकई समझते हैं, आप तो वर्कर हैं पीटीआई के, कि वाकई ये लोग माफियाज का हिस्सा हैं? प्राय साहब बहुत शुक्रिया। प्राय साहब, इस बात से तो कोई इनकार नहीं है कि पिछले 30-35 सालों में कारोबारी लोगों ने इस मुल्क को लूटा और वो कार्टेल्स बनाए और बदकिस्मती से पिछली जो 2 बड़ी हुकूमतें रहीं वो उन कार्टेल्स को परवान चढ़ाती रहीं, उनको ताकतवर बनाती रहीं। और ये कभी किसी वक्त ये फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते, कभी ये अपने एम्प्लॉयज़ को जो उनके मुलाजमीन हैं उनको एक्सप्लॉइट करते, और अक्सर औकात इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को एक्सप्लॉइट करके, चीनी की किल्लत पैदा करके, वो जो रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस होती हैं वो करके ये मुनाफाखोरी नाजायज़ की। आज मैं समझता हूँ कि एक तारीख़ी दिन इसलिए है कि हम यही कुछ एक्सपोज करने के लिए लोगों से वादा करके आए थे। हमने पॉलिटिकल माफियाज को, कारोबारी माफियाज को एक्सपोज करने का कौम से वादा किया था। अब्बासी साहब, फिर सवाल ये पैदा होता है कि बड़ा अच्छा किया आपने, सब तारीफ कर रहे हैं, तो फिर एक मॉरल स्टैंडिंग जो गवर्नमेंट की होती है, मसलन जिनकी आप बात कर रहे हैं वही तो आपकी गवर्नमेंट बनाने वाले थे, जनाब जहांगीर खान तरीन साहब, फिर अलीम खान खुद इम्प्लीकेट रहे, बंद रहे, नैब ने उनको पकड़ा था, जमानत करवाई। ये सारी बातें तो हुकूमत के पीटीआई के खिलाफ जा रही हैं, आप लोग खुश हो रहे हैं। नहीं देखें प्राय साहब, आपको समझना है कि आपको एक शख्स से उससे कोई नफरत या मोहब्बत नहीं होती,
उसके इकदामात से होती है। जो कानूनी इकदाम कर रहे हैं, जो सियासी कर रहे हैं, वो उनको वेलकम करेंगे। अगर किसी की कोई ऐसा एक्ट जो मुल्क का आइन और कानून के खिलाफ है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फ़र्क ये है कि कभी माजी में आपने सुना होगा, ये जो आप रिपोर्ट आज बात कर रहे हैं और अपोजिशन भी क्रिटिसाइज करेगी, कभी आपने इससे पहले ऐसी कोई रिपोर्ट देखी? कभी आपको किसी को इतनी जुर्रत हुई कि ऐसी कोई रिपोर्ट निकाले? और आज आपको ये ना नैब ने रिपोर्ट दी है, ना किसी सो मोटो के नतीजे में आई है, ना कोई मीडिया रिपोर्ट है। हुकूमत की अपनी बनाई हुई रिपोर्ट है जिसमें लाइन के इस तरफ और लाइन के उस तरफ कोई भी है। चले चले इधर रुकिएगा, ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि लाइन के इधर रुकिएगा कि लाइन के इस तरफ भी, मेरा ख्याल है तारीखी बात है। अब मैं लाइन की दूसरी तरफ का व्यू ले लूं, पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर। इधर रुकिएगा जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। तहकीकाती इदारे आजाद होते हैं, लेकिन FIA इसी गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, वजारत दाखिला के अंडर है। उन्हीं की एक कमेटी ने, FIA के DG हेड कर रहे थे, उन्होंने ये रिपोर्ट दी, अपने ही लोगों को इंप्लीकेट किया। लेकिन इससे बढ़ के अगर लीगल पर्सपेक्टिव भी बात की जाए तो वो इंडिपेंडेंट तहकीकाती इदारे किया करते हैं जिनको चैलेंज नहीं किया जाता। अब ये नैब की तरफ जाएगा मामला, नैब ने पहले ही कह दिया है, तो हम क्या समझें कि नैब के जो लॉज हैं उनके अंडर ट्राई किया जाएगा, या फिर जब नैब इसका कॉग्निजेंस लेती है तो अपने इदारों पे हुकूमत को खुद एतमाद नहीं होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पराचा साहब, समझ नहीं आ रही है कि नैब के पास अगर कोई चीज़ जानी है ट्रायल के लिए, क्या चीज़ जानी है? क्या इस कमीशन के रिपोर्ट के नतीजे में कौन सा इल्ज़ाम आया है, किसके ऊपर इल्ज़ाम आया है? शुगर मिलों के ऊपर कि उन्होंने सब्सिडी ली और शुगर में चीनी महंगी हो गई। भाई सब्सिडी कौन देता है? सब्सिडी का फैसला तो गवर्नमेंट करती है। सब्सिडी तो पंजाब गवर्नमेंट ने दी, ECC वाले करते हैं, और ECC में जो फैसले होते हैं उसके बाद उसकी कंफर्मेशन कैबिनेट करती है। कैबिनेट, फेडरल कैबिनेट करती है जो मेजर डिसीजंस होते हैं। सूबे में सूबाई कैबिनेट करती है इसको। अब वो तमाम के तमाम लोग, इसमें ना कैबिनेट को इल्ज़ाम दिया गया है, न ECC को, जिसको चेयरिंग की थी आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, जो इस वक्त भी वहाँ पर विराजमान हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर नहीं लेकिन बतौर प्लानिंग मिनिस्टर के वो वहाँ पर असद उमर साहब उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे। और कैबिनेट, जी मैं उनकी बात कर रहा हूँ जनाब, असद उमर साहब की बात कर रहा हूँ। और फिर कैबिनेट को चेयर करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हाँ। वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने अगर एक फैसिलिटी एक्सटेंड कर दी और सप्लाई और डिमांड का फैक्टर आ गया सामने, मार्केट में चीज़ों की शार्टेज हो गई क्योंकि उसको बाहर बेचना ज़्यादा फ़ायदेमंद था और चीज़ें महंगी हो गई, उस डिसीजन के नतीजे के तौर पर अब इल्ज़ाम उन लोगों को देना जिनकी फैक्ट्रियाँ थी, जिनकी मिलें थी, उनको इल्ज़ाम देना कि उन्होंने क्यों चीनी बाहर भेजी, क्यों महंगी बेची, वो बेचने के लिए नहीं आते। बेचना तो मार्केट में होता है, मार्केट फैक्टर वहाँ पर आ जाता है। चीज़ इस वक्त मार्केट में पहुँच जाती है और फिर लेने वाले ज़्यादा होते हैं, शार्टेज हो जाता है, कीमतें चढ़ जाती हैं। फैसला करने वालों के खिलाफ तो कोई भी बात इस रिपोर्ट के अंदर, न प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात है, न उसमें ECC वालों के खिलाफ कोई बात है, यानी मिसिंग लिंक्स हैं, न पंजाब के फाइनेंस, न पंजाब के चीफ मिनिस्टर और पंजाब कैबिनेट के खिलाफ कोई बात है जिन्होंने सब्सिडी का फैसला किया था। सिंध गवर्नमेंट ने सब्सिडी नहीं दी थी, उन्होंने फैसला नहीं किया था। अब ये इन लोगों को ये जो अजीब सी बात है, इन्होंने तो वहां पर जो चीज बिक रही थी बाजार में, जो कीमत ऑफर होता है वो लेते हैं। अभी इनके ऊपर एक मॉरल ऑब्लिगेशन के तौर पर, क्योंकि ये PTI के अहम रुकन थे, नामी ग्रामी रुकन थे, गवर्नमेंट बनाने वाले थे, हाँ। और दस्तो बाजू थे या अपने इमरान खान साहब के, उसकी वजह से मॉरली आप कह सकते हैं कि उनकी ऊपर जिम्मेदारी बनता था कि वो चीखते चिल्लाते कि भाई हमने अपना सामान नहीं बेचेंगे, ये चीज़ें महंगी हो गई हैं, हम फ़ायदा लेने को तैयार नहीं है, हमसे तो सस्ता ले ले आड़ती वाला, लेकिन बेचने में उसकी मर्जी है, महंगा बेचे या ना बेचे। मुझे तो पता नहीं, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे तो इस तरह की समझ आ रही है। चले इधर रुकिएगा, कसूर है, उसको आपने कुछ नहीं कहा। इधर रुकिएगा। सेनेटर साहब, ये भी आज बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने कहा कि ओमनी ग्रुप भी इसमें मुलव्वस है। पहले भी ओमनी ग्रुप के खिलाफ केसेस चल रहे हैं, फेक अकाउंट्स के केसेस चल रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि सिंध हुकूमत इसमें प्रमोट करती रही ओमनी ग्रुप को। देखें प्रोफेसर, पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि ये कमीशन बना क्यों था, इसकी जरूरत क्यों पेश आई थी। अभी PTI की हुकूमत आने के बाद जब चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया तो वज़ीर आज़म साहब ने एक कमीशन बनाया ताकि वो तहकीकात करे
कि कीमतें क्यों बढ़ी है और इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इंक्वायरी की वजह भी यही थी। और इंक्वायरी रिपोर्ट का जो टाइटल पेज है उस पे भी लिखा हुआ है कि चीनी की कीमतें क्यों बढ़ी हैं, यही तहकीकात करनी है। ठीक है, अब ये इनकी हुकूमत में चीनी की कीमतों में जो इजाफा हुआ, जो 100 अरब रुपए इस मुल्क के लोगों की जेबों से निकलकर किसी की जेब में चला गया, बेसिकली उस पर तहकीकात होनी थी और फिर उसमें सब्सिडी वाली बात भी आई। अब 2018 और 19 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कोई 1 रुपए की सब्सिडी नहीं दी है। हमने जो आखिरी सब्सिडी दी है वो 2017 में दी है। उसमें ना तो ये मैंडेट था इस कमीशन का और ना ही उसकी तहकीकात होनी थी, लेकिन चूंकि इसमें ये सबके सब फंस रहे थे तो उन्होंने किसी तरह से वो पिछली चीजें डाल के 1-2 पीपल्स पार्टी के नून के इधर के डाल दे ताकि वो एक बैलेंस हो जाए और हमारे ऊपर कुछ कहने के लिए उनको जवाब मिल जाए। हम तो ये कहते हैं कि जी जनाब, जैसे आपने खुद कहा, ओमनी के खिलाफ भी पहले से चल रही है चीजें, हमारे कई वज़रा के खिलाफ, चीफ मिनिस्टर साहब के खिलाफ, कई लोगों के खिलाफ नैब के अंदर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बुलाते हैं, जाके जवाब दे के जाते हैं। तो हमारे लिए कोई नई चीज तो नहीं है, हमारी तहकीकात हो रही है और हम उसका सामना कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसी इंक्वायरी जिसमें पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत का कोई ताल्लुक बनता नहीं है, उसके अंदर ओमनी का जिक्र तो आ गया और मुराद अली शाह साहब का जिक्र भी आ गया, लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोजार साहब का जिक्र नहीं किया जिन्होंने सब्सिडी देने की मंजूरी दी है। वजीर आजम का जिक्र नहीं आया जिन्होंने सब्सिडी जो एक्सपोर्ट करनी थी चीनी उसका फैसला किया है। असद उमर साहब का जिक्र नहीं किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने सब्सिडी देने का फैसला किया था। तो जो लोग सब्सिडी देने वाले हैं उनसे तो ये पूछ नहीं रहे, उनकी तो बल्ले बल्ले कर रहे हैं कि जी वाह क्या कमाल काम किया इन्होंने, पहले काम किया उसके बाद तहकीकात करें, बड़ा कमाल कर दिया है। सवाल ये है, देखें ये मिसाल मैं आपको इस तरह दे सकता हूं कि अभी इन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए एक वो एमनेस्टी दे दी है, पता नहीं 6ठी-7वीं एमनेस्टी इनके दौर के अंदर आ गई है कि कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में जो आदमी आएगा पैसे लगाएगा उससे नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारा पैसा कहां से आया। आज हुकूमत ने कर दिया ना फैसला ये, कल को अगर इसमें लोग आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पैसे कमाते हैं, बहुत ज्यादा कमा लेते हैं और प्रॉपर्टीज महंगी हो जाती है, कोई और चीज हो जाती है, यही हुकूमत एक और कमीशन बना देगी कि जनाब देखें तो सही है जरा ये कीमतें क्यों बढ़ गई हैं और कौन से बिल्डर्स हैं, कौन से वो कंस्ट्रक्टर्स हैं जिन्होंने आकर पैसे कमा लिए हैं। फिर ये भूल जाएंगे कि ये मौका किसने दिया था ये सारा काम करने का। मुझे तो हैरत होती है, इनकी काबीना खुद फैसला करती है कि गैस की कीमतों में इतना इजाफा होना है, शोर मचता है वज़ीर आज़म उसके ऊपर भी कमेटी बिठा देते हैं, देखो कैसे एक्सपोर्ट की इजाजत खुद दी और फिर तहकीकात भी करवा ली। सेनेटर साहब यहाँ रुकिएगा, यहाँ प्लीज रुकिएगा। मैं तो कह रहा हूँ देखिए दवाओं की कीमतें हों, गैस की कीमतें हों, बाहर से दवाओं की इंपोर्ट हो, हर चीज खुद करते हैं और उसके बाद फिर खुद ही कमेटी बना देते हैं, फिर क्रेडिट भी लेते हैं। यहाँ रुकिएगा, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम इन्हीं एंगल्स को आगे बढ़ाएंगे, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे कि खुद ही फैसला किया, एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। खुद बैरिस्टर शहजाद अकबर कह रहे हैं कि जब कीमतें बढ़ रही थी तो एक्सपोर्ट भी जारी थी, किसने एक्सपोर्ट रोकनी थी, फैसला किसने करना था? हमारे ख्याल में तो हुकूमत ही किया करती है, रूल्स ऑफ बिजनेस में भी यही है। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि ऐसा क्यों ना हुआ। आप देख रहे हैं जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, जिन नुकात की तरफ आप बात करना चाह रहे थे, मसलन ये रिपोर्ट में नहीं कहीं लिखा कि एक्सपोर्ट की इजाजत किसने दी, लेकिन हमें मालूम है रूल्स ऑफ बिजनेस में है, कोई ये सोर्सेस से मैं नहीं कह रहा, ICC ने फैसला किया 10 लाख टन की बजाय 11 लाख टन की उन्होंने इजाजत दी, फिर काबीना ने मंजूरी दी उसकी। खुद शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट नहीं रोकी गई, कीमत बढ़ती रही। जिम्मेदारी आपके नज़दीक वज़ीर आज़म की है, ICC की है, काबीना की है, लेकिन इस रिपोर्ट में तो कुछ नहीं है। अब इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई होनी है, तो कार्रवाई तो फिर नहीं हो सकेगी। कार्रवाई इस रिपोर्ट के नतीजे के तौर पर कार्रवाई की नहीं जा सकती है। वो जो बेनिफिशरीज जिनको डिक्लेयर करने की कोशिश की है उन्होंने, इसमें तो वो दुकानदार और आड़ती भी आता है जिसने भी आगे जाके महंगा बेचा। अभी अगर ये चीनी के मिल मालिकान को जिम्मेदार ठहराते हैं और उनका केस देते हैं ट्रायल करने के लिए, उनका कोई जुर्म नहीं बनता है। जुर्म जिनका बनता है उनका है जिन्होंने फैसला किया।
जिन्होंने जब कीमतें बढ़ रही थी, लोगों के जेबें जो है ना काटी जा रही थी, उस वक्त भी उन्होंने इंटरवीन नहीं किया कि एक्सपोर्ट को रोकें, कीमतों को कंट्रोल करें और वहां पर कोई कमीशन बिठाएं, कार्रवाई कर लें, और आराम से उनको मजे लेने दिए। जो खर्चा उन्होंने इलेक्शन के ऊपर किया था वो सारी की सारी रिकवरी प्रॉबेबली पूरी नहीं थी, इसलिए उसको जाने दिया गया। जब बिल्कुल चीखें निकल गई और चीजें कंट्रोल से बाहर निकल गई और पब्लिक जब रोड पे आने के लिए तैयार था, तब जाके उन्होंने ये कमीशन बिठाई। और कमीशन का जो मैंडेट था, मैंडेट को उन्होंने उलट पुलट के पता नहीं किस रुख में ले गए। जो जिन्होंने फैसला करना है भाई साहब उनको पकड़े, और कभी दाएं से कभी बाएं से ये कोई कार्रवाई नहीं बनती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, फाइनेंस मिनिस्टर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, वो और उनकी कैबिनेट। ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ फैसला किया जाना चाहिए था, ये वो लोग हैं जिन्होंने पब्लिक को मुसीबत में डाला। लेकिन नहीं, इनके खिलाफ तो की बात की नहीं जा सकते। ये मिस्टर क्लीन है, इन्होंने दुनिया में कोई गलत काम नहीं किया है। इनके जो स्पोक्स पर्सन है, जो मर्जी है वो बने, इनकी बात को समझना चाहिए। और पाकिस्तानी अवाम तो हैं जाहिल, है उज्जड़, उनके समझ में तो ये बात आई नहीं है। कुछ नहीं होगा, बड़े खुश होंगे, तालियां बजाएंगे, खान साहब को तारीफें करेंगे इंशाल्लाह। और भी बड़ी बड़ी ज़मीनें उनके ईमानदारी के निकलेंगे और उनकी इम्पार्शियलिटी के निकलेंगे। उसका अभी उन्होंने इसने अब्बास साहब ने कहा था कि किसी और हुकूमत ने ऐसी कोई बात नहीं की है। सिर्फ अब्बास साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि पानामा लीक्स की इंक्वायरी का ऑर्डर किसने कराया? कौन सा प्राइम मिनिस्टर था वो जिसने अपनी कुर्सी छोड़ी उसके नतीजे के रिपोर्ट के नतीजे के तौर पर? यही बंदा इन्वॉल्व था इंक्वायरी करने के लिए। ऐसी कोई बात मुझे क्यों निकाला कि तहरीक भी चलाई, कार्रवाई हुई है। चले मैं आता हूँ, अब मैं आपकी तरफ आऊंगा। ये कह देना सिर्फ ये एक फरज साहब, एक बात मैं जरा थोड़ा सा अर्ज करूंगा। मैं आपके जितने भी पैनल में लोग आते हैं हुकूमत की तरफ से एक मेहरबानी वो करें जरूर। मैं बार बार ये बात कहता रहा हूं, जहां तक हमारी पार्टियों को या अपोजिशन को गाली देने का ताल्लुक है, आप उनको मेहरबानी करके 5 मिनट अलहदा दे दें, वो दबा के हमारे खिलाफ बात करें, जो मर्जी में करें, लेकिन फिर अपनी हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में, उसकी जो गवर्नेंस है, उसका जो नतीजा निकलता है, अवाम के ऊपर जो उसका असर पड़ता है, उसके बारे में थोड़ी सी मेहरबानी करके ईमानदार बने। चले इधर रुकिएगा, जनरल साहब इधर रुकिएगा। सेनेटर साहब मैं आपके पास आता हूं। इमरान खान की आज तारीफ कर रही है पीटीआई। हर कारकुन का, सियासी कारकुन का हक होता है अपने लीडर की तारीफ करें, लेकिन इन्हीं दिनों में जो कुछ वाकयात हो रहे हैं, मसलन इकानमी हमारी बैठ गई, अब तो कह रहे हैं ना, खुद ही कह रहे हैं कि माइनस में चली गई हमारी ग्रोथ। पिछले साल भी जितनी बताई उससे कम थी। फिर कोरोना आया, कोरोना में कन्फ्यूजन रह गई, हम लॉकडाउन करें नहीं करें। अब आपके सूबे में गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, आपके लीडर ऑफ दी अपोजिशन वहां सिंध असेंबली में कह रहे हैं कि जी गवर्नर राज नाफिज किया जाए, सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी है, अपोजिशन बाहर इजलास बुला लेती है। आप कहते हैं मरकज फेल है, मरकज नाकाम है, वो कहते हैं सिंध हुकूमत नाकाम है। गवर्नर राज के बारे में बहुत बातें की जा रही हैं, आप तो वहां कराची में बैठे हुए हैं, आप क्या देखते हैं? वैसे मुझे नहीं पता आप कितना जानते हैं हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन को, तो हम तो खैर उनकी बात को अहमियत नहीं देते। पता नहीं क्यों आप लोग इतना संजीदा हो जाते हैं। उनको छोड़ दें, मेरा ख्याल है इसी पे रहने दें, हमें जो आई है कमीशन की रिपोर्ट इसी पे बात करने दें। वो कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही एक वो अटेंशन सीकर आदमी है, इस किस्म की चीजें करते रहते हैं। और मैं सिर्फ आपसे माजी में भी तो होता रहा है ना, कभी वन आर्टिकल हवाले से। मेरा ख्याल है मुझे अगर आप इजाजत दे तो मैं इसी पे रहा हूँ, वो अपना टाइम जाया करेंगे, आप भी खराब करेंगे, मैं भी खराब करूंगा, शो बिला वजह इधर निकल जाएगा। तो फिर कभी और कर लेंगे, जब अगर फेडरल गवर्नमेंट संजीदगी से सोचेगी ना, फिर उसकी आइन की जो रिक्वायरमेंट्स है उस पर भी बात कर लेंगे, जो कारकर्दगी है इनकी हुकूमतों की, हमारी हुकूमत की, उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन अभी तो मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी होगी, देखिए यहाँ मुझे समझ में नहीं आता है, अभी बड़ा ये बल्ले बल्ले कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम कर दिया, चलो जी जहांगीर तरीन फिट हो जाएंगे, कोई और जो लोग हैं वो फिट हो जाएंगे। लेकिन आपको मैं एक मिसाल दूं कि ये जो वो फेक अकाउंट्स वाला केस चल रहा था, जी जी, तो पता नहीं कितने अरब रुपए बताए गए कि 40 अरब हैं, पता नहीं 50 अरब हैं, कितने अरब हैं जो जाली अकाउंटों में गए, इधर हुआ है। मेरा ख्याल है कि 3 करोड़ रुपए के 2 चेक जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अकाउंट में, जो एक कंपनी का अकाउंट है, एसीसीपी से रजिस्टर्ड है, जिसके हर साल एनुअल रिटर्न फाइल होते हैं, जिसकी ऑडिट होती है, हर चीज मौजूद है। 2 चेक उस अकाउंट में आए थे। उन 2 चेक्स के आने की बुनियाद पर फरियाल टालपुर गिरफ्तार, आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार, दोनों को गिरफ्तारी कर दी गई। कोई फरांसिक कोई भाड़ में, सब कुछ नहीं, पकड़ कर चले गए।
यहां पर पहले एक इंक्वायरी होती है, फिर वो कहते नहीं अब फ्रांसिक होगी, उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन सामने आते हैं, उसके बाद हम एक्शन लेंगे। मैं तो इंतजार कर रहा था कि अभी जाकर फौरन कोई 2-4 बंदे गिरफ्तार हो जाएंगे, खुसरो बख्तियार को भी पकड़ लेंगे, जहांगीर तरीन को भी पकड़ लेंगे, मुन्ना सिलाई को भी पकड़ लेंगे, और जो इनके हैं वो हुमायूं अख्तर साहब है उनको पकड़ लेंगे, बाकी लोगों को पकड़ के जेल में डालेंगे और फिर कहेंगे देखो ये हमने इन लोगों को जेल के अंदर डाल दिया है। वो तो कुछ भी नहीं हुआ है। आज भी अगर आप जहांगीर तरीन के ऊपर ये कहते हैं कि जी उन्होंने बहुत पैसा कमाया, और ठीक है उन्होंने कमाया होगा, ये रिपोर्ट भी कहती है उन्होंने गलत किया होगा, लेकिन क्या ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि जिस दिन वो पीटीआई में शामिल हुए थे अगले दिन जो बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर उन्होंने इमरान खान साहब को दे दी थी वो कौन से पैसों से आई थी? वो भी इन्हीं 2 नंबर पैसों से आई होगी। जवाब ले लेते हैं। पीटीआई के लिए देखिए ना, पीटीआई के लिए बंदे तोड़ तोड़ कर वो ला रहे थे, उनका जहाज इस्तेमाल हो रहा था, पता नहीं कहाँ कहाँ सब इनके पूरी पीटीआई जहाज में सफर कर रही थी। तो हमारा तो अगर ये ओमनी का जहाज किसी ने इस्तेमाल किया उनके तो फहरिस्त निकल गई। मैं जवाब ले लेता हूं सेनेटर साहब, ये सवालात आपने खड़े कर दिए, मैं जवाब ले लेता हूं। अब्बासी साहब ठीक है रिपोर्ट आ गई, लेकिन क्या नेक्स्ट है? इसमें कोई गिरफ्तार होगा, कहां रिपोर्ट जाएगी? और जो सवालात आपके सामने इतने सवालात खड़े किए जा रहे हैं, लाएअमल वैसे है क्या? सबसे पहले जी ये ऑपोजिशन का हक है कि वो सवाल खड़े करे, लेकिन वो सवाल खड़े किस पे कर रही है? क्या कोई हमारी चीज रिपोर्ट लीक हुई है या हमने खुद दलेरी से एक प्रैक्टिस है जो 30-35 साल से हो रही थी उसको रोक के उसको एक्सपोज किया? अब इसमें जितने मेरे मौजूद पैनलिस्ट ने बात की कि जी सब्सिडी है तो सब्सिडी हुकूमत ने दी है, तो सब्सिडी इस हुकूमत ने 2.5 अरब दी है, हमारी हुकूमत और आपकी हुकूमत मिलकर इससे पहले 29 अरब की सब्सिडी दी गई है, जो शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, ओमनी और जरदारी ग्रुपों को शामिल करके, जहांगीर तरीन ग्रुप सब को शामिल करके सबको दी गई है। तो पहले तो हमें क्रेडिट दें कि हमने ये रिपोर्ट बनाई और पब्लिश की। अब दूसरी बात ये, एक बात आपको समझनी है प्राजा साहब, जो मुझे आपके दोनों पैनलिस्ट के उस बात पे गौर नहीं किया, हुकूमती इदारों की कारकर्दगी पे सवालिया निशान है, वजीर आजम ने माना है और उसी के लिए शायद ये रिपोर्ट भी बनी है। नहीं वो कहते हैं कि जिन्होंने फैसले किए, वो कहते हैं अपोजिशन कहती है या आम पाकिस्तानी भी कहता है कि जिन्होंने फैसले किए, जिन फैसलों की वजह से ये कीमत बढ़ी, बुनियादी बात यही है कि कीमत क्यों बढ़ी, तहकीकात है इसी के लिए। नहीं एक और बात भी है, फैजा मेरी बात सुने, मैं आपका सवाल समझ गया हूं, मुझे प्लीज मौका दें जो मैं बात करना चाहता हूं। जी एक तो सवाल उठाया आपने हुकूमत की एज रेगुलेटर के दौर पे, रेगुलेटर के तौर पे वो सवाल जायज है। एक और भी है, इंडस्ट्री के कोई नॉर्म होते हैं लीगल और इलीगल, ये जो कार्टलाइजेशन होती है ये इंडस्ट्रीज करती हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज करती हैं, और इसको उनकी जो एक्टिविटीज थी, जो चाहे गन्ना सस्ता खरीदें, चाहे होर्डिंग करें, चाहे जाली वो सेल शो करें, चाहे वो अब्बासी साहब सिर्फ इतना बता दें, ये 107 अरब रुपए, इतना बता दें कि जो 107 अरब रुपए लोगों की जेबों से निकाले गए वो वापस आएंगे कि नहीं? नहीं जी सुने आप, इसमें कुछ काम नैब का है और कुछ काम मुसाफिकती कमीशन का है। ठीक है, कंपटीशन कमीशन के भी पास इख्तियार हैं, जिन कंपनीज हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब की हो, जरदारी साहब की हो या जहांगीर तरीन साहब की हो, उनके जहां जहां उन्होंने रूल्स वायलेट किए वो एक अलग कानून है। अब दोबारा से कम अज कम इस बात को अप्रिशिएट करे कि आज से हमने इनको एक्सपोज कर दिया। चले इधर रुकिएगा अप्रिशिएट करें, आप ये कह रहे हैं इधर रुकिएगा और साहब इधर रुकिएगा, मुझे ब्रेक ले लेने दें, मुझे ब्रेक ले लेने दें, मैं ब्रेक के बाद जब वापस आता हूं नाज़रीन फिर इन्हीं मौज़ूआत को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं। जनरल साहब, जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि नैब का रोल आएगा, अब्बासी साहब बिल्कुल उसकी तस्दीक कर गए, तर्जमान है पीटीआई हुकूमत के या तर्जमानों में शामिल हैं। फिर जो इदारे हैं, इदारों को तो अपना काम करना चाहिए ना। हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया, पॉलिटिकल विल दिखा दी, अब बाकी इदारे काम करें। जो आप फैक्टर्स बता रहे हैं वो इदारे आए आगे अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। देखिए फराचा साहब, ये शहजाद अकबर साहब का एक रोल है, वो नैब और किसी से पहले, सबसे पहले वो आ जाते हैं मीडिया पे और लोगों के
बगैर किसी वजह के, और फिर बाद में इंक्वायरी होती है, केस नैब में जाता है नहीं जाता है, नैब के इंक्वायरी से पहले, इन्वेस्टिगेशन से पहले, रेफरेंस से पहले ये लोग आ जाते हैं और मीडिया ट्रायल अपना करते हैं। अब मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा और अब्बासी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई चीज नैब के पास जाना है ये तो बता दें कि क्या किसके खिलाफ एक्शन हो रहा है। इस रिपोर्ट से तो लगता नहीं है, सिर्फ उन लोगों की बातें की गई जिनकी फैक्ट्रियां, जिनकी मिलें थी, उनकी बात की गई है। उनके ऊपर फर्द जुर्म क्या है, उनका कसूर सामने लाया जाए, उनके नाम लाए जाए और फिर उनका कसूर बताया जाए, और उन्होंने किस हद तक रॉबरी की और कितने पैसे उन्होंने लूटे वो भी सामने आ जाए, चाहे उनका ताल्लुक हमारी पार्टी से है, चाहे पीपल्स बड़ा पार्टी अच्छा आपने सवाल उठा दिया, बड़ा अच्छा सवाल। तो इसको तो सामने हमें बताएं, पाकिस्तानी अवाम जानना चाहती है। ये अब्बासी साहब से पूछ लेते हैं, ये कंफ्यूजन है, ये अब्बासी साहब से पूछ लेते हैं। जनरल साहब ये बात पूछ, कौन है वो लोग बताएं, ये पूछ लेते हैं। अब्बासी साहब अगर नैब के पास जाता है मामला तो नैब किस चीज की तहकीकात करे? देखिए जब ये रिपोर्ट आ जाएगी तो ये रिपोर्ट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। आ गई ये रिपोर्ट, अब तो आ गई है, ये मेरे पास ये रिपोर्ट पड़ी है अभी। नहीं मेरा मतलब सुन है ना, अब ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अभी रिपोर्ट की डिटेल सारी सामने आ रही है। ये रिपोर्ट जाहिर है नैब पे भी इसकी नैब की भी इस पे नजर होगी, और जहां जहां जिस शख्स ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है वो नैब की डोमेन में आता है। नैब उन पे कार्रवाई करेगा। जहां जहां जिन फैक्ट्रीज ने, मिलों ने अगर अपने जो उनका कानून थे, SOP से उनकी खिलाफवर्जी की है, और मुरवजा जो उनके करते हो, इनके नाम लेते हो, पर जलते हैं आप लोगों के, हमारे लोगों के लिए फैसले किए उनके खिलाफ तो तहकीकात देते हैं, इनके नाम लेते हो, पर जलते हैं आप लोगों को बताएं ना। आप हमसे सीखें जनरल साहब कि आप लोगों ने 25-30 साल हम आपसे सीख रहे हैं ना, हम सीख रहे हैं। मेहरबानी करें, मेहरबानी करें, शहजाद अकबर साहब को बोले बताए कि जहांगीर तरीन का कसूर क्या है, खुसरो मुख्तियार का कसूर क्या है, मुगने सिलाई का क्या है, अपना सलमान शरीफ का क्या है, लाए ना उनके सामने, बताएं पाकिस्तानी कौम को। उन्होंने कर दिया, कुछ तकलीफ आप लोग भी कर दें। और इतना नालायक पाकिस्तानी कौम को इधर आ जाती है शहबाज शरीफ की, तो 10 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग करते हो, कमाल है यार। तो आपकी कार्रवाइयां 10 घंटे वाले हैं तो करते हैं ना। रुकिएगा, टाइम जा रहा है। मैं सईद गनी साहब हमारा तो साबित किया जाना है, आपकी अपनी कमीशन मैं सईद गनी साहब की ओपिनियन ले लूं, मैं सईद गनी साहब की ओपिनियन ले लूं। टाइम जा रहा है। अब्बासी साहब इधर प्लीज रुकिएगा, तौर पे खामोशी से निकले और क्वारंटीन से निकले और काम करें। इधर रुकिएगा अब्बासी साहब इधर रुकिएगा प्लीज, इधर रुकिएगा। सेनेटर सईद गनी साहब, ये बातें तो हैं, अब रिपोर्ट आ गई, नैब की तरफ जाएगी, SCCP है, वो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और आप लोग अपोजिशन प्रेशर डालेगी कि वजीर आज़म ने फैसला किया कैबिनेट में और असद उमर साहब वजीर खजाना थे। ये बातें इस रिपोर्ट में हैं, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। शहजाद अकबर साहब भी कह रहे थे इसको अप्रिशिएट तो हमें करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कीमत जब बढ़ रही थी तो एक्सपोर्ट भी जारी थी, यानी बाकायदा वादे बात कर गए। एक चीज जो व्यूअर्स आज जानना चाह रहे हैं, आप चूंकि लीडिंग मिनिस्टर हैं वहां पर, बाकी सूबों में मार्केटें 10 बजे तक खुलने का ऐलान हो गया, क्या सिंध में, कराची में आप सोच रहे हैं कि हाँ टाइम बढ़ाया जाए मार्केटें खोलने का? देखिए फिलहाल अभी तक तो इसलिए नहीं सोच रहे हैं कि एक तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये सारी चीजें गई, और हालांकि फेडरल गवर्नमेंट का अपना डिसीजन था कि मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स वगैरह बंद होने चाहिए, हफ्ता इतवार जुमा बंद होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप हफ्ते को भी खोलें, इतवार को भी खोलें और कारोबार को करने दें। तो वो हमने कर दिया। टाइमिंग जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने 5 बजे तक रखी कि 9 से 5 तक का जो है वो टाइम हो, तो हम फिलहाल उसी पे रहेंगे। देखिए इसमें बुनियादी तौर पर जो चीज समझनी चाहिए कि हमारी कोशिश ये है, बल्कि सबकी कोशिश ये होनी भी चाहिए कि जो सूरत मार्केट्स में देख रहे हैं कि ये मजमा जो लगता है लोगों का वो ना लगे। अच्छा, एक आर्गूमेंट ये देते हैं कि जी चूंकि आप 24 घंटे कर दें तो लोगों की तादाद कम हो जाएगी। हमारा ख्याल इससे मुख्तलिफ है। हमने ये वाकई बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट दिया जाता है ये वाला, नहीं मैं आपको बता दूं, हो जाएगा, मैं आपकी समझ में आ जाएगा। जी देखें, हमने शुरू में 24 घंटे ग्रोसरी शॉप्स भी खोले रखे, हमने जो फार्मेसीज थी वो खुली रखी, दूध की, सब्जी की दुकानें खुली रखी,
लेकिन उससे होता ये है कि लोगों को शाम को घर से बाहर निकलने का एक जवाब मिलता है। आज अगर हमने 5 बजे तक बाजार में टाइम रखा है तो लोग जिनको जरूरत है वो जाते हैं, रोजे में भी जाते हैं, गर्मी में भी जाते हैं, जाके शॉपिंग करते हैं। अगर आप ये कह देंगे कि ये दुकानें रात 12 बजे तक खुली होंगी, तो मैं आपको कह देता हूँ, लिख ले मुझसे आप कहीं, कि सुबह से लेके इफ्तार तक 5% लोग भी बाजार नहीं जाएंगे और ये सारा क्राउड आपका इफ्तार से लेके रात 12 बजे तक शहरों पे होगा, शायद कई गुना ज्यादा हो जाएगा जितना भी दोपहर में आपको नजर आता है। तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है शहरियों से या दुकानदारों से या कारोबार से। हम लोगों को बस किसी तरह संभालना चाहते हैं कि ये वायरस इतना ना फैले, उसके लिए एक चीज की हमने, और मैं समझता हूं कि ये जो माहिरीन है उनका अपना ख्याल है। और सिंध हुकूमत ने जितने भी इकदाम किए हैं, जितने फैसले किए हैं, हमने अपनी जाती उसके मुताबिक नहीं किए, हमने माहिरीन से मशवरे किए हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको बिठा के उनकी मशवरत से सारे फैसले किए हैं और उनको हम आगे चला रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा हमें इस बात को महसूस करना चाहिए, समझना चाहिए कि हालात ठीक नहीं है, कोरोना बहुत तेजी से फैलने के इम्कानात बिल्कुल हैं और सब कह रहे हैं। ये नहीं कि पंजाब नहीं कह रहा है, पंजाब अगर इजाजत दे रहा है तो वो भी कह रहा है कि फैलेगा, बलूचिस्तान भी कह रहा है, केपी भी कह रहा है, वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि एहतियात करनी चाहिए। तो अगर एहतियात के लिए कुछ चीजें हमने की है तो उसको हमें थोड़ा सा कारोबारी लोगों को भी और शहरियों को भी ताउन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सेनेटर सईद गनी साहब, आपने वक्त निकाला। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नादरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।